सेंटेंस करेक्शन सबसे पहले हमने करनी है। इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी रिटन ऑलरेडी गिवन लेक्चर से करवा रहा हूँ, आपने उसको समझ के करना है। सेंटेंस करेक्शन में आपको पता है कि एक सेंटेंस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। एक सेंटेंस में डिफरेंट आप यूज़ करते हैं ग्रामेटिकल नोट्स। ओके, आपको पता है कि एक आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, आपकी कंजंक्शंस होती हैं, आपकी प्रेपोजिशंस होती हैं। ये सारी मिस्टेक्स, इन सब चीज़ों में वो कोई ना कोई मिस्टेक करके देता है कि आपने इसको सही करना है। हमने सबसे पहले जो चीज़ या जो गलती देखनी है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे देखना होता है, कैसे करना होता है। सब्जेक्ट आपको पता है कि अगर हम उर्दू में देखें तो वो क्या होता है, काम करने वाला। एक नाउन है, एक नाम है, द वन हु इज डूइंग द वर्क। वो वर्ब करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जो काम होता है, जो वर्ब होता है, दैट इज वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आमना खाना बनाती है, सो आमना, आमना इज सब्जेक्ट, खाना वो बना रही है। ठीक है, बनाना इज वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है जिस पर काम हो रहा हो, खाना। ठीक है, असलम स्कूल जाता है, असलम इज सब्जेक्ट, काम कर रहा है वो, किधर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ऑब्जेक्ट, जाना उसका वर्ब। तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आपकी चीज है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो आप सब्जेक्ट यूज करें और जो आप वर्ब यूज करें, उन दोनों के दरमियान में एक राइमिंग या एक मैचिंग चीज होनी चाहिए जो उनको कनेक्ट कर रहे, कनेक्ट होनी चाहिए दोनों आपस में। सबसे पहले आपने देखना है सब्जेक्ट वर्ब सेपरेशन। पहला पार्ट है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि आपने सब्जेक्ट और वर्ब में सेपरेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। द चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये टेंस लिखा हुआ है, द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स। अब आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो द चाइल्ड के हिसाब से लगेगा, पेरेंट्स के हिसाब से नहीं लगेगा। आपने कॉमा में जो आपकी एक्स्ट्रा फ्रेज है, ये आपकी एक्स्ट्रा, इसके पेरेंट्स के लिहाज से आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना, बल्कि आपका हेल्पिंग वर्ब द चाइल्ड के लिहाज से लगेगा। द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो होता है वो लगता है विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड। इसी तरह नेक्स्ट देखें, फ्रैंक। अब आपका हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली लगेगा, फ्रैंक के लिहाज से, फ्रेंड्स के लिहाज से नहीं लगेगा। फ्रैंक कॉमा accompanied by his friends, उसके दोस्तों के साथ, was going for a walk। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको आपने सही से आइडेंटिफाई करके हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से लगाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आमना along with her sisters, आमना along with her sister या together with her sisters। अब सिस्टर्स प्लूरल है लेकिन आमना सिंगुलर है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगा, आमना के लिहाज से या सिस्टर्स के लिहाज से, आमना, आमना के लिहाज से। ठीक है, आमना along with her sisters is going for a walk, वो वॉक के लिए जा रही है। ये सबको क्लियर है? जिसको जहां से कोई कंफ्यूजन हो उसी वक्त में से डिस्कस करें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहला पार्ट था सब्जेक्ट और वर्ब की सेपरेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपका हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लग रहा है। ठीक है, तो अगर कॉमा में कोई फ्रेज आ जाए दैट इज एक्स्ट्रा, आपने पहले सब्जेक्ट के लिहाज से वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, चिल्ड्रन। सर जी जी, सर क्या होता आमना एंड हिज सिस्टर्स। हाँ वो मैं आगे करवाता हूँ ना, अभी पहले ये तो देखें। ओके सर सर। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर मुझे ना सिर्फ एक कंफ्यूजन कर रही है सर, ये जो अलोंग विद हर सिस्टर्स है सर, जी ये हम कैसे, हम सर सुनते हैं टेंसेस पढ़ते हैं, हम टेंसेस पढ़ते हैं सर, उस टेंसेस में होता है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो अलोंग विद हर सिस्टर्स है,
जो वर्ब है वो इज, चले जाओ, along with her sisters है सर। सर ये कैसे सॉल्व होगा? इसकी देखें नहीं मैं समझ आपको आई मुझे। बताता हूँ। आपका सेंटेंस होता है दैट इज मेड अप ऑफ फ्रेजेस और क्लॉजेस। एक क्लॉज क्या होती है या एक फ्रेज क्या होती है? क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग देती है, और फ्रेज क्या होती है जो कंप्लीट मीनिंग अकेले कन्वे ना करे। यानी कि क्लॉज में आपका एक तो सेंटेंस बनाना हम सीखते हैं टेंसेस से, दैट इज वन थिंग। एक हम सीखते हैं क्लॉज बनाना, एक होती है फ्रेज। क्लॉज में आपका नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा। फ्रेज में जरूरी नहीं है कि नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट हो, वो कोई भी छोटा सा पार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन टू दिस, इसमें ना नाउन है ना वर्ब है, लेकिन फिर भी ये एक फ्रेज है। एक से ज्यादा वर्ड्स आप कंबाइन करें लेकिन कंप्लीट सेंटेंस ना बने, कंप्लीट मीनिंग, वो फ्रेज है। अब क्लॉजेज आप ऐड कर सकते हैं एक सेंटेंस में। आपने इवॉल्व करना है ना, आपने बेसिक लेवल से ऊपर आना है, तो आप इस तरह के क्लॉजेज ऐड करते हैं कॉमास डाल के, एडिशनल इंफॉर्मेशन। चिल्ड्रन है, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन वर्किंग विद देयर टीचर। अब आपका यही देखना है कि हमारा जो ये हमने एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड कर दी, तो आपका मेन सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, हेल्पिंग वर्ब आपका उसके हिसाब से लगेगा। चिल्ड्रन आर प्लूरल, ठीक है, तो आपका प्लूरल लगेगा। सर वो समझ आ गई सर मुझे। सर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो वर्किंग विद ये टीचर है अलोंग विद हर सिस्टर है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी नहीं मुझे समझ आ रही। मैंने वही तो कहा है कि ये आपकी फ्रेजेस हैं जो आप अपने सेंटेंस में ऐड करते हैं टू, या तो आपने अपने सेंटेंस का, फॉर एग्जांपल चाइल्ड है, हमने बताना है कि वो अकेला नहीं था। मैं लिख दूं सिंपल द चाइल्ड इज गोइंग टू द पार्क, इट विल नॉट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग। हमें कैसे पता लगेगा कि अच्छा, जो अब सेंटेंस करेक्शन हम कर रहे हैं आपके यूजेज के लिहाज से, अगर आप खुद लिख रहे हैं तो जाहिर है कि आपने अगर पास कोई चीज बतानी है तो आप पास में लिखेंगे, प्रेजेंट में कोई चीज बतानी है पास में, प्रेजेंट में। लेकिन अगर आपका सेंटेंस करेक्शन में ये आ गया और सेंटेंस आपका पास्ट में है तो आपने करेक्ट भी पास्ट में करना है, वो प्रेजेंट में है तो आपने करेक्ट भी प्रेजेंट में करना है, ठीक है। ये क्लॉजेज हैं जो आप ऐड करते हैं मीनिंग एक्स्ट्रा देने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। दो कॉमास के अंदर आप ये लिख सकते हैं। इनके अलावा भी आपका सेंटेंस पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंक वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, ये पूरा है, लेकिन फ्रैंक अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स, हमने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है कि ही वॉज ऑल्सो अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स। सो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है सेंटेंस करेक्शन में या सेंटेंस बनाने में। आप इस तरह क्लॉजेज या फ्रेजेस ऐड कर सकते हैं। अब क्लॉजेज की डिटेल में जाएं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपका कुछ ऐसे आ जाते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होता है कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये टेंस देखें, हिज मास्टरी ऑफ सेवरल स्पोर्ट्स मेक हिम डिफरेंट। क्या ये सही है या गलत है? आप में से कोई बता सकता है? देखें, मेन सब्जेक्ट आपका सेवरल स्पोर्ट्स नहीं है, मेन सब्जेक्ट इज हिज मास्टरी। मेन सब्जेक्ट क्या है? मास्टरी। मास्टरी इज सिंगुलर, तो आपकी करेक्शन क्या होगी कि हिज मास्टरी ऑफ सेवरल स्पोर्ट्स। वो मास्टरी आपका मेन है, स्पोर्ट्स आपका मेन नहीं है। मेक्स हिम डिफरेंट। जी जी पूछे, किसका क्वेश्चन था? ये आपने ध्यान से करने हैं, सारे करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, ठीक है। एक ये आपका आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगा। पहला तो ये आपका सेंटेंस करेक्शन में आ गया। फिर दूसरा आपका पार्ट, बी पार्ट देखें। आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन्स और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है, कलेक्टिव नाउन्स कैसे वर्ब के साथ लगते हैं। अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स वो एज अ सिंगुलर यूज होते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? मैं अ टीम। अब टीम में तो काफी सारे बंदे हैं, आप कंबाइन करके एक नाउन बनाते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। मेजॉरिटी, अ मेजॉरिटी, ठीक है। अ क्लास, ठीक है। इस तरह अ ग्रुप,
ये कलेक्टिव नाउन्स हैं जिसमें एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन आप उसको एज अ होल एक एंटिटी लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये एग्जांपल देखें, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब आप स्टेक होल्डर्स को नहीं बल्कि अ मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो एज अ सिंगुलर आती है। सो वांट की बजाय क्या लगेगा, वांट्स टू हैव अ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो ये इनकरेक्ट है, आपका करेक्ट क्या होगा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। आपने ये देखना है कि आपका बेशक बर्ड्स आ रहा है, लेकिन आपकी एग्रीमेंट किसके साथ होना चाहिए, फ्लॉक के साथ, वर्ब उसके अकॉर्डिंगली लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, लेकिन कुछ केसेस में कलेक्टिव नाउन एज अ प्लूरल भी यूज होता है। अब आप टीम एज अ होल की बात करें, वो तो सिंगुलर होगा, लेकिन जब आप टीम के अंदर मेंबर्स की बात करें, वो प्लूरल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक एग्जाम्पल किया, द टीम आर फाइटिंग अमंग। अब आप टीम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, टीम एज अ होल की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप नीचे देखें तो द टीम इज गोइंग फॉर अ टूर, तो ये ठीक है। आप टूर में एक टीम को भेज रहे हैं, तो द टीम इज यूज्ड अप्रोप्रिएटली विद इज हियर, इज यहां से एग्री कर रहा है द टीम के साथ, क्यों, आप एज टीम एज अ होल बात कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले टेंस में आप टीम को कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो उसके मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं, द टीम मेंबर्स आर फाइटिंग अमंग, आप इस तरह ये सेंस बन रही है इसकी, समझ आई। तो आपने ये एग्रीमेंट लाजमी देखना होता है कि आप किसके लिहाज से, देखें आप जब फोकस करके लिखेंगे, 2-3 दफा लिखेंगे, आपको फिर आदत हो जाएगी, आपकी ये नॉर्म बन जाता है। अगर बोलेंगे दो टीमें आपस में लड़ रही तो उसमें ये प्लूरल नहीं होगा। टू टीम्स तो प्लूरल हो गया ना, वो तो आप एक टीम और दो टीम हो तो प्लूरल हो गया, वो तो कॉमन सेंस। लेकिन इस केस में अब फॉर एग्जांपल अगला, आप एंड का यूज, एंड जब भी आप यूज कर लेते हैं तो आप दो चीजों को रेफर करते हैं, तो वो एज अ प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आता। फॉर एग्जांपल असलम एंड अली आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आमना एंड हर मदर आर गोइंग फॉर अ वॉक, सिंगुलर फिर नहीं आता। लेकिन नीदर नॉर या ईदर और जब आप यूज करते हैं टेंस में, नीदर नॉर का क्या मतलब होता है, ना ये ना वो, ईदर और या ये या वो। जब ये दो यूज करते हैं आप, तो आपने सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, पहले के साथ से नहीं। नॉर के बाद जो लगेगा या और के बाद जो लगेगा, उसके हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, पहले के हिसाब से। सेकंड जुमला नहीं, सेकंड नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल नीदर टेड नॉर जॉन, अब दो हैं लेकिन आपने जॉन के लिहाज से लगाना है, सेकंड जो सब्जेक्ट आ रहा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, और नहीं आएगा। इसी तरह नीदर टेड नॉर हिज फ्रेंड्स आ जाए, अब फ्रेंड्स के लिहाज से लगेगा तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल, क्या होगा, प्लूरल होगा ना, प्लूरल होगा। ठीक है। तो सेकंड के लिहाज से आपने नीदर नॉर में भी एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इधर, इधर असलम और अली इज गोइंग टू लीड द टीम। देखें आपके टेंसेस जो होते हैं ना, जो आप नुमान बात करते हैं, वो सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश है, द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश। आपको कंजंक्शंस का यूज, फॉर एग्जांपल इज गोइंग टू लीड द टीम, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन आपने इधर और कंजंक्शन यूज की है दोनों। आपको ये यूजेज भी आना चाहिए, आप जितना रीड करेंगे, जितना आप इंग्लिश को आगे सीरियस होकर देखेंगे, इस चीज को जितनी एफर्ट पुट करेंगे। अब आप ईडियम्स वगैरह लिख के मुझे चेक करवा रहे होते तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही होती, मैं आपको बताता यहाँ पे कौन सा लग सकता है, यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं। मैं आज आपकी सारी मिस्टेक्स डिस्कस करता हूँ, कोशिश करें कि उनको लिखें बात कि मेरी ये मिस्टेक हुई। अच्छा, अब एक तो ईदर और या नीदर नॉर आ गया, लेकिन कुछ केसेस में ईदर या नीदर अकेले भी यूज होता है। ईदर ऑफ अस, हम में से कोई एक, नीदर ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं। तो ईदर ऑफ अस और नीदर ऑफ अस, ये दोनों सिंगुलर यूज होते हैं,
क्योंकि हम सब में से किसी एक को भी रेफर नहीं कर रहे। ईदर ऑफ अस, हम में से कोई एक की बात कर रही है तो वो सिंगुलर आएगा, इज गोइंग टू टेक द ब्लेम। नीदर ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, इज। तो ये में दोनों में आपने सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल यूज नहीं करना। यहां तक क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है, सबको क्लियर है? यस सर। गुड। क्लास में कौन नहीं है ना? 1 2 3 चलें, सारे ही हैं। गुड। ओके, नेक्स्ट देखिए। यहां तक क्लियर? अब मॉडिफायर्स पे आ जाते हैं। मैं भी आपको सेंटेंस पास्ट पेपर्स की भी हम सॉल्व करेंगे सारे। अब आप मॉडिफायर्स क्या होते हैं? जो आपके सेंटेंस में एडिशनल मीनिंग या एडिशनल चीज कन्वे करने के लिए यूज करते हैं। नाउन को क्वालिफाई करना एडिशनली आप एडजेक्टिव यूज करते हैं। एडजेक्टिव का पर्पस क्या है? नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन की क्वालिटी बताना। स्टूडेंट आपका नाउन है, अ गुड स्टूडेंट, गुड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। हैंडसम बॉय एडजेक्टिव है। स्पीडी राइटर, स्पीडी इज एडजेक्टिव। एफिशिएंट वर्कर एडजेक्टिव। असलम इज अ गुड पर्सन एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव्स हैं। मैं मॉडिफायर का बता रहा हूँ, करेक्शन अभी नहीं आए। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? कि आपका जो वर्ब को क्वालिफाई करे। ठीक है, राइट्स बैडली, वो गलत है, बैडली का तो कोई वर्ड नहीं, बैड, राइट्स बैड। कुक्स ब्यूटीफुली, कुकिंग को क्वालिफाई कर रहा है ना, वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। राइट्स स्पीडीली, ठीक है। वर्क्स एफिशिएंटली, एफिशिएंटली आपका एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब ये नाउन को नहीं, वो उसके वर्किंग का बता रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये असलम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट यहाँ पे एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव सर। बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको लिख लूं, असलम वर्क्स इंटेलिजेंटली। अब इंटेलिजेंटली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है सर। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या होता है? क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब इनमें आपने कुछ ऐसे वर्ब्स, एडवर्ब्स होते हैं जो लीग से नहीं बनते। हम हर किसी के आगे ली लगा के एडवर्ब नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट स्पीक्स बैड, ये इनकरेक्ट है। आपने बैडली यूज करना है, क्योंकि आपने स्पीक को क्वालिफाई करना है, आपने एडवर्ब यूज करना है, एडजेक्टिव यूज नहीं करना। लेकिन कुछ एडवर्ब और एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल फास्ट, आप फास्टली नहीं लिख सकते। हार्ड को हार्डली, हार्डली का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द स्ट्रॉबेरी केक टेस्ट डिलीशियसली, तो डिलीशियसली कोई वर्ड नहीं होता, टेस्ट डिलीशियस। कुछ एडवर्ब्स में ली के बगैर ही वो एडवर्ब के तौर पे यूज होते हैं, और ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आइडिया होगा कौन सा वर्ड ऐसा है, कौन सा नहीं है। फाइल भी मैं शेयर करूंगा। दूसरा, आपके पास बुक भी है, एग्जांपल्स भी उसमें भरी पड़ी हैं। ओके, अच्छा, मॉडिफायर्स में एक आपके पास आता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। के मॉडिफायर्स क्या हो गए? मिसप्लेस हो गए। आपने जिसको क्वालिफाई करना था आप उसको नहीं कर रहे, बल्कि किसी और को कर रहे हैं। ठीक है, ये किन का इशू है? कौन गया अभी? सखावत। अच्छा, फाइनली थिंकिंग क्लियरली। अब थिंकिंग क्लियरली, फाइनली थिंकिंग क्लियरली एक फ्रेज लगाई, फिर कॉमा लगाया। द बुक वॉज एबल टू बी अंडरस्टूड बाय रेबेका। फाइनली थिंकिंग क्लियरली। अब थिंकिंग क्लियरली ये आपका बता किसको रहा है? द बुक को क्वालिफाई करने लग गया। लेकिन बुक ने तो क्वालिफाई नहीं करना ना, थिंकिंग वो तो नहीं कर रही, वो तो रेबेका कर रही है। तो ये मिसप्लेस हो गया। थिंकिंग क्लियरली रेबेका के साथ लगना चाहिए था, लेकिन लगा किसके साथ हुआ है? द बुक के साथ। अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
तो फाइनली थिंकिंग क्लियरली, अब आपने ऐसे टेंसेस को सिंपली रेबेका को शुरू में ले आना होता है, पैसिव वॉइस को क्या बना देना होता है, एक्टिव वॉइस। रेबेका नाम है, रेबेका अंडरस्टूड द बुक, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ऑन अराइविंग द ट्रेन स्टेशन हिज फ्रेंड्स ग्रीटेड जे एंड टुक हिम इमीडिएटली टू हिज स्पीकिंग अरेंजमेंट। अब ट्रेन स्टेशन पे कौन आया, जे, लेकिन वो किसके साथ लगा हुआ है, हिज फ्रेंड्स के साथ, मिसप्लेस हो गया। तो आपने इसको दोबारा जे को पहले लिखना है और सेंटेंस को अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है। जे वॉज ग्रीटेड बाय हिज फ्रेंड्स हु टुक हिम इमीडिएटली टू हिज स्पीकिंग एंगेजमेंट। बात समझ आई? ठीक है, आप मुझे बताएं, एग्जांपल साथ साथ लिखें या लिखें साथ साथ आपको, ताकि बेहतर समझ। मुझे अभी तक सुयन यहाँ तक कोई भी किसी किस्म की तो वो डिस्कस करें। सर जी जी, सर जी, ये जो अभी आपने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, ये जे वाला, सर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे हम ये भी सर समझाइएगा, मुझे नहीं समझ आ रही कम्प्लेक्स सेंटेंस की। ये इतना बड़ा सेंटेंस बना हुआ है, अब उसने वो कैसे चेंज किया है? वो जे को तो पहले ले आया, लेकिन आगे उसने टोटल सेंटेंस को चेंज किया है। क्या बात है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने ना, कुछ होती हैं फ्रेजेस, आप अटैच करते हैं कॉमा लगा के, मीनिंग है दो सेंटेंस कंबाइन करने। आपने ये भी बताना है, फॉर एग्जांपल आपके मैं कि नुमान इज आस्किंग क्वेश्चन, ये तो सिंपल है ना कि नुमान क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जी कब सर। पूछ रहा है, क्लास अटेंड करते हुए। तो आप कुछ कंजंक्शंस लगा के दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर लेते हैं, while attending the class, कि नुमान क्वेश्चन पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब वो क्लास अटेंड कर रहा है। while को कनेक्टिंग कनेक्टर लगाया हमने, while कंजंक्शन लगाई है, ठीक है। ठीक हो गया सर, फॉर एग्जांपल अब आगे एक सुन। और, नुमान इज आस्किंग क्वेश्चन, मैं दोबारा एक लिखता हूं, नुमान क्वेश्चन आस्क कर रहा है, which are not related with the lecture, जो के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है। तो हम इस तरह विच का वर्ड यूज करके दो चीजों को कंबाइन कर दिया। अब नुमान कॉमन सर आगे। सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। कंजंक्शंस का यूज है, ये चीज पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक हो गया। ठीक है। और भी मैं आपको, नुमान बच्चे, आपको मैं एंड पे आपकी मिस्टेक्स मैंने सारी डिस्कस करनी है, ना फिक्र करें। पहले सेंटेंस करेक्शन के रूल कर लें, ठीक है, कहाँ होती है, ठीक हो गया। किधर होती है। ठीक हो गया सर जी। नेक्स्ट देखिए, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का क्या मतलब है कि एक चीज जैसे जा रही है, बाकी सारा सेंटेंस भी वैसे ही हो। ये नहीं कि सेंटेंस में एक जगह कुछ और यूज कर रहे हैं, एक जगह कुछ और, ये आपकी सबकी मिस्टेक होती है, ये ध्यान से देखें। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स यूज की है, वर्ब्स की एक लिस्ट बनाई है। फॉर एग्जांपल पैटी एट मैक्रून्स, ड्रैंक सोडा एंड वॉज डांसिंग टैंगो। अब आपने पहले दो में क्या लगाया है, सेकंड फॉर्म, आपका पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन लास्ट पे आप क्या, वॉज डांसिंग टैंगो, वो आपने पास्ट कंटिन्यूस कर दी। सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक टेंस में फॉलो करना है। एक लिस्ट बना रहे हैं, उसमें सब में सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो पैटी एट मैक्रून्स, ड्रैंक सोडा और डांस्ड टैंगो, पहले में पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे में, तो तीसरे में भी वही हो। हाँ, लिस्ट में सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये सबकी मिस्टेक होती है, सब ने ये ध्यान से। एक जगह अगर आप यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे भी इसी तरह। इसको मैं दूसरी तरह करेक्ट करूं तो मैं सब में पास्ट कंटिन्यूअस लगाऊंगा, पैटी वाज ईटिंग मैक्रोन्स, ड्रिंकिंग सोडा एंड डांसिंग टैंगो। ठीक है, सेम टेंसेस आपने फॉलो करने। अच्छा, नेक्स्ट आपका, हैव यू लर्न प्रोसेशन अकाउंटिंग। आप पहले दो नाउन यूज किए, एंड हाउ टू प्रोग्राम, आपने पहले सिंपल नाउन यूज किया और एंड पे हाउ टू लिख दिया। तो आपने तीनों में सेम प्रोसेसिंग, प्रोसेशन नहीं, प्रोसेसिंग होगा यहाँ पे ना,
प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड प्रोग्रामिंग, तीनों का सेम। फॉर एग्जाम्पल एक और देखें, ही लाइक्स टू स्विम, सेल एंड टू डांस। अब आपने टू भी एक के साथ लगाए। अब टू में आपकी गलती क्या होती है, टू के बाद आप पता नहीं क्या क्या लगा रहे होते हैं। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, याद रखें। टू तो इंग्लिश में है ना बच्चे, इसको मैं क्या बताऊं आपको। लाइक्स टू ये एक प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन है। टू जब आपने प्रेपोजिशन यूज कर लेनी है तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो ही लाइक्स टू स्विम, टू सेल एंड टू डांस, या तो सबके साथ टू आएगा या सिर्फ पहले के साथ आएगा, कॉमन। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपने सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है हर जगह पे जहां पे भी आप लिस्ट बना रहे हैं। सेम चीज आपकी एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स की भी आप लिस्ट बनाए ना, तो आपने सेम चीज फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल, जॉन वाज फीलिंग गिगली, एनर्जेटिक एंड कुडंट वेट। पहले आपने दो एडजेक्टिव लिखे फिर एंड पे वो सेंटेंस बना दिया, ऐसे नहीं करना। तीसरा भी, कुडंट वेट की जगह आप इम्पेशेंट लिखेंगे, जो एडजेक्टिव है अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे आएगा। जॉन वाज फीलिंग गिगली, एनर्जेटिक एंड इम्पेशेंट फॉर द पार्टी। इस तरह आगे, आयशा इज जनरली पोलाइट, पेशेंट एंड शी फॉरगिव्स इजीली। पहले पोलाइट लिखा फिर पेशेंट, दो एडजेक्टिव लिखे फिर एंड पे अगला सेंटेंस बना दिया, ऐसे नहीं करना। उसकी जगह भी शी फॉरगिव्स इजीली यानी कि फॉरगिविंग है, समझ आई। असलम इज स्मार्ट, एफिशिएंट एंड ही वर्क्स हार्ड। तो वर्क्स हार्ड नहीं लिखना बल्कि हार्ड वर्किंग। एडजेक्टिव ही यूज करेंगे तीनों, दो एडजेक्टिव यूज करके वर्ब नहीं घुसा देना। ठीक है, सबको क्लियर है ये। ओके, सर ये लास्ट वाला दोबारा समझाइएगा, असलम स्मार्ट वाला। फॉर एग्जांपल देखिए, असलम स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है, उसको असलम को क्वालिफाई कर रहा है। एफिशिएंट असलम को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। लेकिन एंड के बाद आपने ही वर्क्स हार्ड लिख दिया। अब आप लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मैं एक्सप्लेन करूं आपको, एडजेक्टिव का नहीं पता बिलाल साहब क्या बात कर रहे हैं। वर्क्स हार्ड, आपने नाउन को क्वालिफाई करना है, आपने नाउन को क्वालिफाई करना है, नाउन की कोई क्वालिटी बतानी है। एंड ही वर्क्स हार्ड की जगह क्या आएगा, हार्ड वर्किंग। असलम इज हार्ड वर्किंग, असलम हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव हुआ ना, तो आपने ही वर्क्स हार्ड की जगह हार्ड वर्किंग। दो एडजेक्टिव हैं तो तीनों एडजेक्टिव लगाने हैं। हार्ड वर्क तो आपका नाम वर्ब है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव। हार्ड वर्किंग बॉय हो सकता है, हार्ड वर्क बॉय तो नहीं ना हो सकता। एडजेक्टिव की सेंस भी तो बनाए ना आप। एडजेक्टिव ने नाउन जो आपका है उसकी क्वालिटी बतानी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को आपने डिस्कस करना। ठीक है, आप डेली टास्क कर नहीं रहे और आप मुझे कह रहे हैं कि एडजेक्टिव का बताएं, तो आप टास्क तो करें जो मैं आपको बताता हूँ, आप वो करते नहीं है, फिर आप कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट देखें आप, कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं, इसमें भी आपकी पैरेललिज्म होनी चाहिए। आपने पहले लिखा दोज हु एक्सरसाइज हैव बेटर हेल्थ देन द पीपल हु डोंट। पहले आपने दोज लिख दिया फिर आपने द पीपल लिख दिया। देखिए, आप कंपैरिजन जब दो चीजों में करते हैं आप देन का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, सेकंड डिग्री यूज कर रहे हैं। दोज हु एक्सरसाइज हैव बेटर हेल्थ देन द पीपल हु डोंट, तो आपने पहले दोज लगाया तो बाद में भी दोज ही लगाएंगे। दोज हु एक्सरसाइज हैव बेटर हेल्थ देन दोज हु डोंट, द पीपल नहीं आएगा, या तो दोनों द पीपल होंगे या दोनों पे दोज लगाएंगे। सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है प्रोनाउंस में भी। फॉर एग्जांपल आप कर देते हैं पहले, इफ वन डिसाइड्स अ प्लान दे मस्ट एग्जीक्यूट, तो ये गलत है। वन के साथ आपने दे को मैच कर दिया, आपने वन के साथ सिंगुलर ही लगाना है। इफ वन डिसाइड्स अ प्लान वन मस्ट एग्जीक्यूट, अगर एक ने प्लान डिसाइड किया तो उसने एग्जीक्यूट भी करना है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्रोनाउन का एग्रीमेंट होना चाहिए, पैरेललिज्म होनी चाहिए टेंस में। प्रोनाउन का एग्रीमेंट दोबारा हम देखते हैं। आप जब सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे
तो आपका प्रोनाउन एज इट इज आई, यू, फर्स्ट डिग्री यूज होगी, मी या माय यूज नहीं होगा। लेकिन जब आप एंड पे यूज करते हैं तो आई नहीं बल्कि मी यूज होगा। जी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जॉन एंड मी ड्रैंक अ बॉटल ऑफ वाइन। अब मी आपका गलत है, स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, जॉन एंड आई। लेकिन अब आप डिनर वॉज सर्व टू जॉन एंड आई, पैसिव वॉइस में कर दिया तो ये गलत है। एंड पे आई नहीं आता बल्कि क्या आता है, मी। डिनर वॉज सर्व टू जॉन एंड मी। इस तरह ही की जगह हिम आएगा, ठीक है, शी की जगह हर आएगा।